गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिलिक्स शर्मा जीएस सेंटर पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अब आप अपने सभी कमज़ोर विषयों को इस प्लेटफॉर्म पर और भी बेहतर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और लाइक्स और सब्सक्राइब भी करें। देखिए, हमने इससे पिछले वाले भाग 1 में जलवायु के बारे में काफ़ी जाना था। ये दूसरा भाग है जलवायु का और हम इसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। इसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक है ऊंचाई। ऊंचाई में सबसे पहले आता है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत आप सभी को पता है कि यह कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको इस चित्र में दिखाया हुआ है, ये कश्मीर है और यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ तक हिमालय पर्वत जो है वो फैला हुआ है। यह मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। मध्य एशिया यानी जो पीछे वाला भाग है, यहाँ से जो हवाएं आती हैं मध्य एशिया से, इनको भारत में अंदर आने से रोकता है, जिसमें भारत में अत्यधिक शीतलहर नहीं बन पाती। और जो दक्षिण भारत से मानसून होता है, जो कि हिंद महासागर से मानसून प्रारंभ होता है, इस मानसून को यह भारत के बाहर जाने से भी रोकता है। ये मानसून जब भारत में प्रवेश करता है तो यही हिमालय पर्वत इस मानसून को बाहर जाने से रोकता है। इसी कारण ये जो मानसून है ये यहीं के यहीं घूमकर फिर वापस लौटना शुरू कर देता है और भारत में पर्याप्त वर्षा कराता है। अतः इस हिमालय को हम जलवायु विभाजक भी कहते हैं। हिमालय का दूसरा नाम क्या है? जलवायु विभाजक, इसका दूसरा नाम है। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कोरियोलिस बल। इसका एप्लीकेशन अभी आएगा। पहले आप ये समझें कि कोरियोलिस बल होता क्या है। वास्तव में जो कोरियोलिस बल है ये एक आभासी बल है, जिसका केवल हमें आभास रहता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हवाओं की जो दिशा है वो मुड़ जाती है। अब आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। अब आप एक चीज सोचो कि अगर मैं इस उत्तरी ध्रुव से किसी वस्तु को सीधा पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर डालना चाहूं, सीधा भूमध्य रेखा पर डालना चाहूं, लेकिन पृथ्वी तो आपको दिख रहा है कि पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो आप समझेंगे कि ये वस्तु बिल्कुल भी सीधे आकर इस भूमध्य रेखा पर नहीं गिरेगी। ये थोड़ी सी अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाएगी। अब यहां पर एक सोचने वाली बात यह भी है कि अगर आप बिल्कुल इस पॉइंट से फेंकेंगे तो काफ़ी दूरी है यहाँ की, लेकिन इस पॉइंट से फेंकेंगे तो दूरी कम हुई, इस पॉइंट से फेंकेंगे तो दूरी कम हुई, इस पॉइंट से फेंकेंगे तो दूरी और कम हो गई। इसका मतलब कहने का क्या है कि जितनी दूरी कम होती जाएगी उतना ही कोरियोलिस बल भी कम होता चला जाएगा। जितनी दूरी कम होती जाएगी उतना भी कोरियोलिस बल भी कम होता चला जाएगा, अर्थात जो हवाओं में घुमाव है वो भी उतना ही कम होता चला जाएगा। यहाँ से आप किसी वस्तु को फेंक रहे थे यहाँ से, तो ये काफ़ी इसमें विक्षेपण था, जैसे ये काफ़ी विक्षेपित हो रही थी, लेकिन आपने यहाँ से फेंकना शुरू किया तो कम विक्षेपित हुई, यहाँ से फेंकना शुरू किया कम विक्षेपित हुई। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि जो कोरियोलिस बल का मान होता है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है और कोरियोलिस बल का जो मान होता है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। इसी में एक दूसरा भी आता है फेरल का नियम। इस फेरल के नियम के अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि जब पवनें उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो अपने दाईं ओर, जैसे ये पवन है, ये हवा है और ये उत्तरी गोलार्ध से चल रही है, तो ये अपने क्या करेगी, दाईं ओर मुड़ जाएगी। और यही पवन जब दक्षिणी गोलार्ध से चलेगी तो ये अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। बस यही है आपका फेरल का नियम। फेरल के नियम के अनुसार जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर
और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। आप इसको ना देखें और इसको पहचान भी लें, क्योंकि ये जो है वो हमारे चैनल का सिंबल है। आप इस सिंबल से बिल्कुल पहचान सकते हैं। अगर आपको ये सिंबल दिखता है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये फ्लिक्स शर्मा जो चैनल है उसका सिंबल है। आप यहाँ पर विजिट करके अपने बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं, जो वीक पॉइंट हैं, उनको आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में ऊंचाई की, जिसमें हिमालय था। अब हम बात करेंगे वायुदाब और धरातली पवनों की। वायुदाब और धरातली पवनों में सबसे पहले आप ये समझो कि वायुदाब होता क्या है। वायुदाब दो तरह का होता है, एक उच्च वायुदाब और दूसरा निम्न वायुदाब। उच्च वायुदाब कहाँ पर होगा, निम्न वायुदाब कहाँ पर होगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखें पहले, जैसे कहीं पर बहुत अधिक गर्मी है और कहीं पर बहुत अधिक सर्दी है, तो आप देखेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ की हवा गर्म होगी, और अगर हवा गर्म है तो उस हवा में नमी नहीं होगी, और अगर हवा में नमी नहीं होगी तो हवा धरातल से ऊपर की तरफ उठेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में कुछ छोटे छोटे जंगले लगवाते हैं, जो कि सबसे ऊपर लगवाते हैं, बिल्कुल जहाँ पर दीवार ख़त्म हो रही होती है वहाँ पर हम जंगले लगवाते हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे घर में जो हम सांस वगैरह लेते हैं, खाना वगैरह बनता है, तो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है, तो उन जंगलों के माध्यम से बाहर चली जाती है, और ठंडी हवा जो होती है वो नीचे बनी रहती है। अब ठंडी हवा नीचे क्यों बनी रहेगी, क्योंकि सर्दी का समय है, तो सर्दी के समय में हवा में बहुत ज़्यादा नमी होगी, बहुत ज़्यादा आर्द्रता होगी, जिसकी वजह से हवा कैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। जब हवा भारी हो जाएगी तो उसके कण कहाँ रहेंगे, धरातल पर रहेंगे, और वो गर्म वायु की तुलना में ऊपर नहीं उठ पाएगी। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात ये है कि ये बात तो सबको पता है कि जो हवा है वो कहाँ चलती है, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर हवा जो है वो चलती है। यहाँ पर तुम्हें एक एग्जाम्पल समझना होगा कि जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और एक ट्रक आपके बगल से निकल गया जो कि बहुत स्पीड में था, तो जैसे ही वो ट्रक आपके रास्ते से निकल जाएगा उसके बाद में बहुत सारी हवा आपको आती हुई दिखाई देगी। आपको फील होगा कि बहुत सारी हवा ने आपको एक धक्का मारा। इसका मतलब क्या था कि जब वो ट्रक आपके बगल से निकला तो वहाँ पर जो वायुदाब क्षेत्र था वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो वायु ने स्थान घेरा हुआ था वो उस ट्रक ने आकर घेर लिया। लेकिन जैसे ही ट्रक वहाँ से गया तो वो स्थान खाली था। उस खाली स्थान को भरने के लिए जो वायु थी वो उच्च वायुदाब क्षेत्र से और निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वहाँ से भागकर आना शुरू हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि उच्च वायुदाब क्षेत्र और निम्न वायुदाब क्षेत्र क्या होता है। यही ठीक कंडीशन होती है हमारे भारत में, क्योंकि जब हमारे भारत में सर्दियां होती हैं तो जो उत्तर भारत है वहाँ पर काफ़ी सर्दी पड़ती है, काफ़ी मौसम कैसा होता है, ठंडा रहता है इस जगह पर, और जो दक्षिण भारत है वहाँ पर हल्की सर्दी पड़ती है। लेकिन जब भारत में गर्मी होती है तो गर्मी कब होगी, जब सूर्य कहाँ पर होगा, कर्क रेखा पर। और आपको तो पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। अब शीत ऋतु में क्या होगा कि शीत ऋतु में जो उत्तरी भारत है वो काफ़ी ठंडा होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ पर इस जगह पर क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा पर 12 महीने गर्मी पड़ती है, तो अगर भूमध्य रेखा पर 12 महीने गर्मी पड़ेगी तो जो नीचे वाला क्षेत्र होगा भूमध्य रेखा वाला, वहाँ पर तो निम्न वायुदाब क्षेत्र होगा। तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलना शुरू कर देंगी, उच्च वायुदाब से
निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलना शुरू कर देंगी। यहीं पर आप देखोगे कि ये पवनें फिर कहाँ से चल रही हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू कर रही हैं। लेकिन अगर अब हम इसका उल्टा देखें कि जैसे अब आ जाएं गर्मियाँ, ग्रीष्म ऋतु, तो गर्मियों में क्या होगा कि सूर्य कहाँ पर होगा, कर्क रेखा पर। सूर्य कहाँ पर होगा, कर्क रेखा पर। और अगर सूर्य कर्क रेखा पर है तो इस उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दोनों जगह पर क्या हो जाएगी, गर्मियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। और अगर गर्मियाँ पड़ेंगी तो इस वाले क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा। और अगर यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाएगा तो जो हिंद महासागर है वहाँ से जो पवनें हैं वो कहाँ आना शुरू कर देंगी, उत्तर पूर्वी भारत की तरफ आना शुरू कर देंगी। बताओ, तो पवनें वो कहाँ आना शुरू कर देंगी, उत्तर पूर्वी भारत की तरफ में आना शुरू कर देंगी। यहाँ पर जब ये पवनें हिंद महासागर से उत्तर पूर्वी भारत की तरफ आएंगी तो बीच में इनको समुद्र मिलेगा। क्या मिलेगा, समुद्र। जिस समुद्र से चलते समय ये अपने अंदर काफी मात्रा में नमी को ग्रहण करेंगी और इसी नमी से भारत में आने पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होगी। भारत में वर्षा होने का जो समय है वो आपका जून से लेकर सितंबर तक होता है। और ये जो पवनें जो जून से सितंबर तक भारत में आती हैं इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे धरातली पवनों की। देखिए, धरातली पवनें, ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। इसको समझो, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये है मेरी भूमध्य रेखा। क्या है ये, भूमध्य रेखा। मान लो कि ये भूमध्य रेखा है और ये जो है वो है तुम्हारी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये, कर्क रेखा। आप सभी को पता है कि जो कर्क रेखा होती है वो आपकी कहाँ पर होती है, 23.5 डिग्री पर। कहाँ पर होती है, 23 सही 1/2 डिग्री पर। तो इससे और ऊपर 30 से 35 डिग्री, इससे और ऊपर 30 से 35 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी बेल्ट को हम बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र। ये पवनें जो धरातली पवनें होती हैं ये उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। मीन्स ये यहाँ से और नीचे की तरफ चलती हैं। जब यहाँ से नीचे की ओर चलेंगे तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है। ये क्या है, यहाँ पर आपका इस जगह पर उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव से कैसी हवा आएंगी, ठंडी हवा आएंगी। तो ये भी हवाएं कैसी होती हैं, ठंडी और शुष्क होती हैं। इनमें आर्द्रता नहीं होती जिस वजह से वर्षा भी नहीं कराती। लेकिन ये पवनें कैसी होती हैं, स्थायी पवनें होती हैं और स्थायी पवनें होने की वजह से इनको व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है। स्थायी पवनें होने के कारण व्यापारिक पवनें भी कहा जाता है। दिशा बदल लेने के कारण ग्रीष्म ऋतु में यह भारत में वर्षा कराती हैं। अब दिशा कैसे बदलेंगी, आप इसको देखो कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में जब ये पवनें इधर से इधर चलना शुरू करेंगी, इधर से इधर चलना शुरू करेंगी, यानी भूमध्य रेखा से उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र की तरफ चलना शुरू करेंगी, तो इनको बीच में महासागर मिलेगा जिसका नाम क्या है, हिंद महासागर। इनको बीच में कौन सा महासागर मिलेगा, हिंद महासागर। इस महासागर से आर्द्रता ग्रहण करेंगी और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद ये भारत पहुंचेंगी और भारत में जाकर वर्षा करवाएंगी। इन्हीं को बोलते हैं धरातली पवनें। अब बात करते हैं एक और कारक जिसका नाम है जेड धाराएं। जिसका नाम क्या है, जेड धाराएं। जेड धाराओं को समझने से पहले आपको थोड़ा सा पृथ्वी के मंडलों के बारे में समझना जरूरी है। वैसे इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि जैसे मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जो पहली परत है वो है क्षोभ मंडल, जो दूसरी परत है वो है समताप मंडल,
तीसरी है मध्यमंडल, चौथी है तापमंडल और पांचवी आपकी बहिर्मंडल। ये इस तरीके से 5 परतें होती हैं। इनके बारे में पूर्ण जानकारी वायुमंडल की परतों के नाम से एक वीडियो है जिसमें आपको पूरी दे दी जाएगी। अब देखो, ये जो जेड धाराएं हैं, ये जेड धाराएं इस क्षोभ मंडल के ऊपर की तरफ चलती हैं, इस तरफ यहां। अब ये अगर इस तरफ चल रही हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जेड धाराएं हैं वो समताप मंडल में चलती हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जेड धाराएं हैं वो समताप मंडल के निचले वाले भाग पर चलती हैं। यहां पर ये जो जेड धाराएं हैं वो काफी तेज गति से चलने वाली धाराएं होती हैं, और इनकी जो आकृति होती है वो होती तो सीधी है, बिल्कुल इस तरीके से। ये जेड धाराएं हैं वो चलती तो बिल्कुल इसी तरीके से हैं, लेकिन अगर कहीं पर निम्न वायुदाब है, अगर कहीं पर उच्च वायुदाब है, तो इसकी वजह से इनकी जो शेप है वो इस तरीके से बन जाती है, जैसे मैं बना रहा हूं यहाँ पर। इस तरीके से उनकी ये शेप इस तरीके से बन जाती है, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की वजह से। जहां पर उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है वहां पर ये वाली स्थिति बनती है, ये वाली। जहां पर उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है वहां पर ये वाली स्थिति बनती है, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उच्च वायुदाब वाली स्थिति बन जाती है। ये जो पवनें हैं वो भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा में सहायक होती हैं, इस बात को भी बताएंगे। ये जो पवनें हैं जेड धाराएं, ये जेड धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ये जेड धाराएं हमेशा कैसे चलेंगी? पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे चलेंगी जेड धाराएं? पश्चिम से पूर्व की ओर, हमेशा ही ऐसे चलेंगी। इनकी अगर गर्मी में स्पीड देखोगे तो गर्मी में जो स्पीड होती है इनकी वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, और सर्दी में अगर इनकी स्पीड देखोगे तो वो 184 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। जेड धाराएं दो तरीके की होती हैं। जो पहली जेड धारा है उसको हम बोलेंगे पश्चिमी जेट वायुधारा। क्या नाम है उसका? पश्चिमी जेट वायुधारा। इसको समझो। पश्चिमी जेट वायुधारा शीत ऋतु में चलती है। पश्चिमी जेट वायुधारा कब चलती है? शीत ऋतु में चलती है। इन्हें पछुआ जेट भी कहते हैं। पश्चिमी जेट वायुधारा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आपका पछुआ जेट। और ये कब चलती हैं? ये आपकी शीत ऋतु में चलती हैं। भारत के पश्चिमी भाग से पूर्व की तरफ आगे बढ़ने पर यह तिब्बत के पठार द्वारा दो भागों में टूट जाती है। मैंने आपको अभी बताया कि ये पवनें हमेशा कहाँ चलती हैं? पश्चिमी भाग से पूर्व भाग की तरफ। लेकिन जब ये भारत में जैसी आती हैं तो भारत में आने पर इन्हें तिब्बत का पठार मिलता है, और इस तिब्बत के पठार में ये जो पछुआ जेट हैं ये दो भागों में टूट जाती हैं, और इनकी दो शाखा बनती हैं। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में चलती है और दूसरी शाखा तिब्बत के पठार के दक्षिण में चलती है। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में और दूसरी शाखा तिब्बत के पठार के दक्षिण में चलती है। लेकिन जो जेट धाराएं होती हैं उनकी ये खासियत होती है कि वो चाहे तो कितने भागों में टूट भी सकती है, और चाहे तो वो फिर से दोबारा एक हो जाती हैं। अतः यह जो जेट वायुधारा है वो बाद में जाकर एक हो जाती है, बाद में जाकर एक हो जाती है। अब आप यहां पर देखेंगे यह शाखा भूमध्य सागर से जलवाष्प ग्रहण करती है और शीत ऋतु में भारत में वर्षा कराती है, जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि भूमध्य सागर कहाँ होता है। देखो ये वाला जो हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ इस जगह पर बना रहा हूँ, इस जगह पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर है आपका भूमध्य सागर। मैंने अभी आपको इसकी शेप बताई थी कि इसकी शेप कैसी होती है। इसकी जो शेप होती है वो आपकी इस तरीके से होती है, जैसे देखो इसकी जो शेप होती है वो आपकी इस तरीके से होती है, मैंने आपको बताई थी। तो चलते समय ये जो जेड धाराएं हैं इनका ये ऊपरी भाग जब टूटकर अलग हो जाता है, ये ऊपरी भाग टूटकर अलग होता है, तो यही भाग भूमध्य सागर से जलवाष्प ग्रहण कर लेता है और भारत में आकर शीत ऋतु में वर्षा कराता है।
जो आपके यहाँ जनवरी फरवरी में जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु की वर्षा कहलाती है, और जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। अब यहाँ पर रबी लिख गया है, इसको रबी समझना। रबी की फसल वो होती हैं जो नवंबर से दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती हैं, इन्हें रबी की फसल कहते हैं। अब बात करेंगे हम पूर्वी जेट वायुधारा की। किसकी बात करेंगे? पूर्वी जेट वायुधारा की। जो पूर्वी जेट वायुधारा है यह ग्रीष्म ऋतु में चलती है। कब चलती है यह पूर्वी जेट वायुधारा? यह ग्रीष्म ऋतु में चलती है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा कि जब अत्यधिक गर्मियां होंगी तो वायु में से नमी खत्म हो जाएगी, और वायु में से नमी खत्म हो जाएगी तो वायु हल्की हो जाएगी। अब भारत में ग्रीष्म ऋतु होगी कब? भारत में ग्रीष्म ऋतु जब होगी जब सूर्य कहाँ पर होगा? कर्क रेखा पर, उत्तरी अयनात में। आप बोल सकते हो सूर्य कहाँ पर होगा? उत्तरी अयनात में, या फिर सूर्य कहाँ पर होगा? कर्क रेखा पर होगा। तब भारत में सबसे अधिक गर्मी होगी। जब सूर्य उत्तरी अयनात में होगा तो यहाँ पर इस जगह तिब्बत के पठार पर और इस जगह थार के मरुस्थल पर अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, और गर्मी पड़ने के कारण यहाँ की जो हवा है वो हल्की हो जाएगी, और हल्की होने के कारण ये हवा ऊपर उठ जाएगी। यही ऊपर जो हवा ऊपर उठेगी वही हवा यहाँ से चलकर, वही हवा यहाँ चल गई, यानी इंडिया से चलकर सीधे कहाँ पर आएगी? मेडागास्कर, यानी ऊपर के माध्यम से मेडागास्कर के पास आकर नीचे उतरेगी। अब आपने देखा कि हवा जो थी वो यहाँ से तो उठ गई, इस जगह से यहाँ से तो उठ गई, और हवा कहाँ पर आ गई? मेडागास्कर के पास में उतर गई यहाँ पर आकर। तो जहाँ पर हवा उतरी है अभी वो क्या बन गया? उच्च वायुदाब क्षेत्र, और जहाँ से हवा ऊपर चलेगी वो क्या बन गया? निम्न वायुदाब क्षेत्र। तो ये हवा यहाँ से फिर, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है? इंडिया। तो यही हवा मेडागास्कर से फिर कैसे चलना शुरू करेगी? जैसे देखें, एक बार फिर से देखें कि यही हवा इंडिया से कैसे आएगी? इस तरीके से आएगी, यहाँ पर मेडागास्कर की तरफ उतरेगी, फिर यही हवा वापस लौटेगी कहाँ? इंडिया की तरफ, क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर जोन बन चुका है, निम्न वायुदाब क्षेत्र बन चुका है। जब ये वहाँ वापस लौटेगी तो इसको बीच में समुद्र मिलेगा, और इस समुद्र से काफ़ी मात्रा में आर्द्रता ग्रहण करेगी। आर्द्रता ग्रहण करके ये भारी हो जाएगी, इसमें पानी की काफ़ी मात्रा हो जाएगी, जिसके कारण ये हवा भारत में वर्षा कराएगी, और भारत में यही वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जानी जाती है। अब भारत में कितनी वर्षा होगी? वर्षा का रूप क्या होगा? वर्षा की गति क्या होगी? ये सब डिपेंड करेगा कि जो हवा यहाँ पर आई थी उसकी गति क्या थी। अगर हवा यहाँ पर अत्यधिक तेजी से उतरेगी नीचे, तो जो दक्षिण भारत के जो मानसून हैं वो उतनी तेजी से ही भारत में प्रवेश करेंगे और उतनी ही ज़्यादा वर्षा कराएंगे। थैंक यू दोस्तों। ये था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक छोटा सा और टॉपिक। आगे की वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, अपने मित्रों को शेयर करें, हमें भी मोटिवेट करें ताकि हम आपको और भी वीडियो देते रहें। थैंक यू।